अगर आपको लगता है कि हर आंदोलन जनता का होता है, तो आज यह कहानी आपकी उस धारणा को बदलने वाली है। क्योंकि कई बार मंच पर जो लोग आवाज बनकर खड़े दिखाई देते हैं, असल में वे किसी और की रणनीति निभा रहे होते हैं। जंगल में बंदूक चलती है और शहर में नारे लगाए जाते हैं। जंगल में बारूद फटता है और शहर में रिपोर्ट लिखी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? यही है आज के एपिसोड का सवाल। अर्बन नक्सल फाइल्स के इस तीसरे एपिसोड में आज हम उस तंत्र को समझने वाले हैं जिसे माओवादी खुद अपने दस्तावेजों में कहते हैं कवर ऑर्गेनाइजेशंस, यानी वो नकाब जिसके पीछे पूरा नेटवर्क सांस लेता है। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं अर्बन नक्सल फाइल्स का तीसरा एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जरा कल्पना कीजिए, एक मंच है जहां पोस्टर लगे हैं, जहां लोग भाषण दे रहे हैं, जहां नारे लग रहे हैं न्याय के लिए, अधिकारियों के लिए और लोकतंत्र के लिए। सब कुछ ऐसा लगता है मानो ऑर्गेनाइज्ड है, स्वतःस्फूर्त है और लीगल है। सब कुछ डेमोक्रेटिक लगता है, लोकतांत्रिक लगता है। लेकिन अगर उसी मंच की डोर कहीं और से हिल रही हो तो क्या सोचेंगे? अगर उस मंच के पीछे कोई ऐसा संगठन हो जो सामने से दिखाई ही नहीं देता, तब क्या सोचेंगे? दरअसल यही है कवर ऑर्गेनाइजेशन, और यह कोई कल्पना नहीं, यह माओवादियों की अपनी रणनीति का हिस्सा है। दरअसल माओवादियों का एक लीक डॉक्यूमेंट है, अर्बन पर्सपेक्टिव। उसमें ही एक जगह साफ लिखा गया है, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सीक्रेट, मास ऑर्गेनाइजेशन शुड बी ओपन। अब इसका सीधा अनुवाद समझते हैं। पार्टी का जो संगठन है वो गुप्त रहना चाहिए, लेकिन जनता के संगठन खुले होने चाहिए। अब इस बात को समझना बेहद आवश्यक है। इसका मतलब ये होता है कि असली पार्टी जो होती है, जो माओवादी पार्टी है, जो सीपीआई माओइस्ट है, जो प्रतिबंधित है, वो पर्दे के पीछे रहेगी और सामने दिखाई देंगे जन संगठन, सामने से दिखेंगे छात्र संगठन, मानवाधिकार मंच, सांस्कृतिक समूह, जन आंदोलन। लेकिन असली दिशा पर्दे के पीछे तय होगी। यही कवर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद है। अर्बन पर्सपेक्टिव जो डॉक्यूमेंट है वो आगे एक और बात स्पष्ट करता है। उसमें लिखा है, फ्रैक्शनल वर्क इज कैरीड ऑन विद इन मास ऑर्गेनाइजेशन, जिसका सीधा अर्थ है कि जो मास संगठन है, जिसमें लोग होते हैं, मोबिलाइजेशन होता है, उसके भीतर ही फ्रैक्शनल वर्क किया जाता है। यानी संगठन बाहर से किसी और का दिखाई देगा, लेकिन उसके भीतर काम करने वाले लोग माओवादी पार्टी की दिशा में ही काम करेंगे। अब जरा सोचिए, अगर किसी संगठन का चेहरा अलग हो और उसकी दिशा कहीं और से तय हो रही, तो वह संगठन क्या है और कैसा है? तो यही कवर ऑर्गेनाइजेशन है। हम बीच बीच में देखते हैं जब माओवादियों पर अचानक से फोर्स हावी हो जाती है, उनका एनकाउंटर होने वाला रहता है, बड़े बड़े ऑपरेशंस लॉन्च होते हैं, तो कैसे शांति की, वार्ता की, अलग अलग चीज़ों को लेकर लेटर्स आने लगते हैं। और वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, हम सभी जानते हैं। लेकिन इसको दूसरे तरीके से समझते हैं कि समझिए एक थिएटर है, मंच पर अभिनेता है, लाइट है, कैमरा है, संवाद है, तालियां हैं, लेकिन असली कहानी कौन लिख रहा है? पर्दे के पीछे जो निर्देशक बैठा है वो लिख रहा है, और कवर ऑर्गेनाइजेशंस वही पर्दा है। अब सवाल उठता है ये है कि कवर ऑर्गेनाइजेशन करते क्या है? तो सबसे पहले वो नैरेटिव बनाते हैं। जंगल में जैसे जो हिंसा होती है उसे शहर में दूसरी कहानी के रूप में बदल दिया जाता है। जैसे आप तक हमेशा ये कहानी पहुंची कि माओवादी तो जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी ये नैरेटिव आपको सोशल मीडिया में दिखेगा। उस तरह से युवाओं को दिग्भ्रमित करके ये नैरेटिव आपको इंस्टाग्राम में, आपको सोशल मीडिया में, यहाँ तक कि हो सकता है इस वीडियो के कमेंट में भी कुछ लोग करने आ जाए कि माओवादी तो जल जंगल जमीन की रक्षा कर रहे थे। इसी तरह शहरों में कहानी बनाई जाती है।
रिपोर्ट बनाई जाती है, सेमिनार आयोजित किए जाते हैं, प्रेस नोट जारी किए जाते हैं और धीरे धीरे जनता के सामने एक नई तस्वीर रख दी जाती है जिसमें बंदूक चलाने वाला क्रांतिकारी बन जाता है और कानून लागू जो करने वाला होता है वो दमनकारी। यही वह जगह है जहां बस्तर और शहर का रिश्ता समझ आता है। बस्तर के जंगलों में कोई घटना होती है और कुछ घंटों बाद शहर में बयान आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आती है और वो रिपोर्ट बनाकर जाती है और फिर वही रिपोर्ट मीडिया में घूमने लगती है। यानी जंगल की घटना शहर की स्टोरी, नैरेटिव बन जाती है। कवर ऑर्गेनाइजेशंस की यही मुख्य भूमिका होती है। अब उनकी दूसरी भूमिका पर आते हैं, वो है एक शील्ड देना, सुरक्षा का कवच देना। जब कोई व्यक्ति सीधे माओवादी पार्टी के नाम से नहीं जुड़ा होता तो उसे कानूनी ढाल मिल जाती है, उसे एक्टिविस्ट बोल दिया जाता है, वो रिसर्चर बन जाता है, वो सिविल सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, वो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट बन जाता है, वो पोएट बन जाता है, वो जर्नलिस्ट बन जाता है। और यही वो धुंध है जिसमें सच और झूठ की रेखा धुंधली हो जाती है। कवर ऑर्गेनाइजेशंस की तीसरी भूमिका है रिक्रूटमेंट की। हर जो माओवादी जो ऑर्गेनाइजेशन है, माओवादी जो संगठन है, उसमें कुछ युवा पहले से जुड़े होते हैं। कुछ लोग सिर्फ मुद्दे के लिए आते हैं, लेकिन कुछ लोग धीरे धीरे उस आइडियोलॉजी के करीब पहुंचने जाते हैं। कोई सेमिनार से इससे जुड़ता है, कोई पैम्पलेट पढ़ता है, कोई डिस्कशन में शामिल होता है और धीरे धीरे नैरेटिव उसके दिमाग में जगह बना लेती है। अब सोचिए कि जंगल में बंदूक चलाने वाला एक व्यक्ति है और शहर में नैरेटिव बनाने वाला दूसरा व्यक्ति। हमें दोनों अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अगर उनके पीछे एक ही रणनीति काम कर रही हो तो क्या? तभी समझ आता है कि इंसर्जेंसी से बंदूक से नहीं चलती, वह विचार से चलती है, वह कहानी से चलती है, वह नैरेटिव से चलती है। इसीलिए कवर ऑर्गेनाइजेशंस को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बंदूक को देखेंगे तो आधी कहानी समझेंगे। अगर आप उस नैरेटिव को देखेंगे जो बंदूक को लीगल ठहराता है। आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे कई ऐसे रील्स आ रहे हैं जो कह रहे हैं कि हिडमा तो हीरो था, हिडमा दादा के परिवार की हमको सहायता करनी है, हिडमा के को दादा बोला जा रहा है, हिडमा के लिए कहा जा रहा है कि हम उसको परिवार के लिए पैसे इकट्ठा करके देंगे। ये वही लोग हैं जो बंदूक को वैध ठहराते हुए जो कवर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके पर्दे के रूप में काम कर रहे हैं। और जब हम इसको पूरी तरीके से देखते हैं तभी पूरी तस्वीर सामने आती है। अर्बन नक्सल फाइल्स जो है, ये जो सीरीज हम लाए हैं, इसमें यही बारीकियां जो नक्सलियों ने खुद अपने दस्तावेज में लिखी है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उसकी एकदम एक एक बात का एनालिसिस, उसकी परतें खोलकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके अगले एपिसोड में हम इस नेटवर्क की अगली परत को खोलेंगे कि कैसे वो अपने शब्दों को हथियार बनाते हैं, कैसे अपने रिपोर्ट को एक अभियान बनाते हैं, एक बड़ी रणनीति का हिस्सा बनाते हैं। और इस वीडियो में एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जंगल में जो गोली चलाने वाला हाथ दिखाई देता है और शहर में कहानी लिखने वाला हाथ जो होता है वो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये दोनों हाथ एक ही व्यक्ति के हैं। और कई बार जो शहर वाला हाथ होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है। और अगर आपको लगता है कि ये सच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में लिखिए अर्बन नक्सल एक्सपोज्ड, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ जंगल की नहीं है, यह लड़ाई उस कहानी की है जो हमारे देश के बारे में लिखी जा रही है।